Good morning, my dear students. This is class 4, chapter 4, reproduction in animals, and this is lecture 3 of chapter 4. Before starting today's lecture, we will do quick recall of previous lectures. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है और ये कैसे होते हैं, बाय लेइंग एग्स एंड बाय गिविंग डायरेक्ट बर्थ देके या एग देके ये रिप्रोडक्शन होता है. देन लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था. लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था. एंड लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. नाउ रिप्रोडक्शन इन aquatic animals. Aquatic animals like fish lay eggs. When they come out from their eggs, they are very small and are known as fry. The fry goes into fingerlings, which further grows to become an adult fish. ये एक लाइफ साइकिल है फिश की. फिश अपने अंडे पानी में देती है. इन एग्स में से हैच होके बेबी फिश निकलती है जिसे फ्राई बोलते हैं. ये एडल्ट फिश से बिल्कुल डिफरेंट लगती है. बाद में ये ग्रो करके फिंगरलिंग्स में चेंज हो जाती है, जिसके फिंग्स डेवलप होते हैं और बाद में ये ग्रो करके एडल्ट फिश बन जाती है. इस तरह से ये एक लाइफ साइकिल है फिश. फिश एक बार में 1000 एग्स देती है, लेकिन उनमें से कुछ सौ में से ही बेबी बाहर निकल पाते हैं. बाकी एग्स को दूसरी बिग फिश खा जाती है. नाउ reptiles such as lizards, snake and tortoise also lay eggs. These eggs are hatched by the warmth of the sun. Reptiles means जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे टॉर्टॉइस, लिजर्ड्स और स्नेक. ये भी एग्स देते हैं और इनके बेबीज एग्स में से बाहर निकलते हैं. इनके एग्स को जब ये एग्स देते हैं ये एनिमल्स, तो ये इनके लिए ये एनिमल्स इनके ऊपर बैठ के हैच नहीं करते. ये सन की गर्मी से, सूरज की गर्मी से ही इनके एग्स हैच होते हैं और उसमें से बेबी बाहर निकलते हैं. टॉर्टॉइस, लिजर्ड और स्नेक. पेरेंटल केयर. Maximum parental care is seen in mammals, especially in human beings. As you know, you are still
care of by your parents. अभी हमने इस चैप्टर में ये देखा कि रिप्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स. रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स द्वारा होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग थिंग्स का. हमने रिप्रोडक्शन देखा था बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का, जैसे बटरफ्लाई का, फ्रॉग का, फिश का. कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो मैमल्स, वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने बेबीज को, और कुछ पहले एग्स देते हैं और उस एग्स में से बेबीज बाहर निकलते हैं. जब बेबीज बाहर निकलते हैं तो उन्हें केयर की ज़रूरत होती है. मैमल्स, मोस्टली मैमल्स अपने बेबीज की बहुत अच्छी तरह से केयर करते हैं, स्पेशली ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोगों को मीन्स ह्यूमन बींग्स को हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे से केयर करते हैं. जैसे आपके मम्मी पापा हैं, वो आपका ध्यान रखते हैं, आपकी हर ज़रूरत की चीज़ को पूरा करते हैं. आपको कोई भी प्रॉब्लम में वो नहीं देख सकते, आपकी हर तरह से केयर करते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं. इसी तरह से एनिमल्स, जैसे यहाँ पे आपको काऊ दिख रही है, ये भी अपने बेबीज को, अपने जो उनके बेबी काउस, जो काफ्स बोलते हैं जिन्हें, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी केयर करती है. बर्ड्स lay their eggs in the nest. The parent birds take turns in protecting the eggs and help them during hatching. When the baby birds come out, the parent birds feed them and take care of for them. They able to fly off and take care of themselves. Birds अपने एग्स को नेस्ट में देती है, मतलब बर्ड्स नेस्ट में एग देती है, और जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं वो उन एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं. जब हैचिंग का जो पीरियड होता है, जब बर्ड अपने एग्स को हैच करती है, वो उसके अपने एग्स पर बैठ के उसको गर्मी देती है, और कुछ दिनों बाद उस एग में से बेबी बर्ड्स बाहर निकलते हैं. तो जब तक बेबी बर्ड्स बाहर नहीं निकलते तब तक पेरेंट बर्ड्स अपने एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब उसमें से बेबी बर्ड्स बाहर निकलते हैं तब पेरेंट बर्ड्स उनको खाना खिलाते हैं. और जैसे आपने देखा होगा कई बार बर्ड्स एक एक दाना चुन के लाते हैं और अपने नेस्ट में रखते हैं. तो जब आप कभी ऐसे एग वहाँ पर जहाँ इनके नेस्ट बने होते हैं, आप देखोगे कि छोटे छोटे जो उनके बर्ड्स होते हैं, इनको इनके पेरेंट्स बर्ड मुंह में दाना लेके आते हैं और वो खिलाते हैं और उनको केयर देते हैं. और ये केयर कब तक देते हैं? जब तक कि ये बेबी बर्ड्स अपने आप उड़ना और अपनी केयर करना ना सीख जाए. इस तरह से ये पेरेंट बर्ड्स अपने बेबीज को केयर करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. Crocodile lay eggs in the soil and cover them till they are hatched. After that, the mother picks
the babies in its mouth and carries them to the water. She guards them for several months. क्रोकोडाइल एग्स देती है सॉइल में. जो फीमेल क्रोकोडाइल होती है वो सॉइल में, मिट्टी में एग देती है और अपने एग्स को जब तक वो हैच नहीं हो जाते, उनमें से बेबी क्रोकोडाइल बाहर नहीं निकलते, तब तक उन्हें वो सॉइल से कवर कर देती है, मतलब मिट्टी में दबा देती है. और कुछ टाइम बाद जब उसमें से बेबी क्रोकोडाइल बाहर निकलते हैं तो जो मदर होती है, जो मदर क्रोकोडाइल है, वो उन्हें अपने मुंह में लेकर और बाद में पानी में छोड़ देती है, यानी पानी तक ले जाती है और उनको गार्ड करती है सेवरल मंथ, बहुत महीनों तक उनकी रक्षा करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है. और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, अपनी केयर करना सीख लेते हैं, तब वो उन्हें छोड़ती है. तो इस तरह से सभी एनिमल्स अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं. This type of care is not seen in some animals such as fish, frogs, lizards, and most of the insects. They take care only in the laying eggs in a safe place. After that, they pay no attention to the eggs. As the result, many eggs and young ones are eaten by other animals. अभी हमने देखा कि कैसे एनिमल्स अपने बेबीज की केयर करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स और क्रोकोडाइल. पर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने बेबीज की केयर नहीं करते, जैसे फिश, फ्रॉग और लिजर्ड और कुछ इंसेक्ट्स. ये सिर्फ अपने एग्स को सेफ जगह पर देते हैं, ये सेफ जगह ढूंढते हैं और अपने एग्स को ये एग्स दे देते हैं. उसके बाद ये अपने एग्स के लिए कोई अटेंशन नहीं रखते, कुछ भी उनकी केयर नहीं करते और इसका रिजल्ट ये होता है कि या तो उनके एग्स को दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं, या अगर उनमें से कोई बेबीज बाहर निकलते हैं और उन्हें पेरेंटल केयर नहीं मिलती, उनके पेरेंट्स उनकी केयर नहीं करते, तो उन बेबीज को भी दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं, जैसे फिश, फ्रॉग या जी दूसरे इंसेक्ट्स. तो हम ब्लेस्ड हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें केयर करते हैं. हमें अपने पेरेंट्स की भी केयर करनी चाहिए. तो आज इस स्लाइड में हमने देखा, इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि कैसे रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है और पेरेंटल केयर. कुछ एनिमल्स अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं. नाउ वी विल डू quick scroll of the chapter. Reproduction is the characteristic
feature of every living organism. Reproduction हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हर लिविंग बीइंग का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. मीन्स हर लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. Some animals give birth to their young ones that resemble the parents in every way except in size. कुछ एनिमल्स अपने बेबीज को डायरेक्ट बर्थ देते हैं जो सेम उनके जैसे ही लगते हैं, सिर्फ उनका साइज अलग होता है. Mammals give birth to their young ones. They feed and take care for the baby till it is able to eat its food and look after itself. Mammals अपने बेबीज को डायरेक्ट बर्थ देते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं, उनकी केयर करते हैं जब तक कि उनके बेबीज अपने आप खाना खाने लायक या अपना ध्यान रखने लायक नहीं हो जाते. Many animals reproduce by laying eggs. कुछ एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं एग्स देकर. वो पहले एग्स देते हैं और उन एग्स में से उनके बेबीज बाहर आते हैं. Animals also show a parental care for their young ones too. सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही अपने बेबीज के लिए केयर नहीं करते, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो अपने बेबीज के अपने यंग वंस की केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं. सो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ. आप इसकी बहुत अच्छी तरह से 2 टाइम्स रीडिंग करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनकी स्पेलिंग लर्न करेंगे. नाउ अमेजिंग फैक्ट्स. A housefly lay 75 to 100 eggs at a time. एक हाउस फ्लाई मीन्स मक्खी एक टाइम में 75 से लेके 100 एग्स देती है. दिखने में तो कितनी छोटी होती है, लेकिन ये एक टाइम में 75 से लेके 100 एग्स देती है. A single queen termite lays about 165 million eggs in its lifetime. एक क्वीन टर्माइट मीन्स होता है आपका दीमक. जो एक सिंगल क्वीन टर्माइट जो होती है वो 165 मिलियन एग्स देती है अपने पूरे लाइफ टाइम में. तो हम देख सकते हैं कि इसीलिए ये कितने रैपिडली ग्रो करते हैं, बढ़ते जाते हैं, जब एक क्वीन टर्माइट एक बार में 165 मिलियन एग्स अपने पूरे लाइफ टाइम में देती है. सो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ. This is your homework solution. Diagram of a bird's egg. आपको एक बर्ड का एग बनाना था और उसे लेबल करना था. This part, yellow part is yolk and this white part is albumin. This is diagram of bird's egg. Life cycle of a frog. This is life cycle of a frog. These are eggs. A tadpole comes out from an egg. It grows in froglet and after growing an adult frog is here. So this is life cycle of a frog. एग बना, एग में से
टेडपोल बाहर निकला, टेडपोल फ्रॉगलेट में ग्रो हुआ और फ्रॉगलेट ग्रो करके एडल्ट फ्रॉग बन गया। नाउ दिस इज योर होमवर्क. Write the following question and answer in your notebook. आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इन्हें नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, आपने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, 2 डायग्राम भी बना लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को आपको एक्सप्लेन करना है। एंड आंसर इज बटरफ्लाई शोज 4 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। एक बटरफ्लाई अपने लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस दिखाती है। द फीमेल बटरफ्लाई ले एग्स, द एग्स hatches into young ones called the larva. The larva of a butterfly is called the caterpillar. It eats leaves quickly and grows to form a shell called cocoon around its body. This stage is called pupa. Inside the shell, pupa turns into adult. After some time, the shell of pupa broken and an adult butterfly comes out. ये एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है। एक फीमेल बटरफ्लाई एग देती है और उस एग्स में से यंग वन, एक छोटी जो बेबी बटरफ्लाई है जिसे वो बाहर निकलती है, लेकिन उसे हम क्या बोलते हैं? लार्वा। ये लार्वा जो बटरफ्लाई का जो ये लार्वा होता है उसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। और ये कैटरपिलर बहुत जल्दी जल्दी लीव्स खाती है और ग्रो करती है। और ये जब ग्रो करती है तो थोड़े टाइम बाद ये अपने आसपास एक शेल बना लेती है जिसे कोकून बोलते हैं। COCOON, कोकून। अपने बॉडी के चारों तरफ एक कोकून बना लेती है, एक शेल बना लेती है। हमें ये लगता है कि ये बिल्कुल बिना हिले डुले कुछ ये अंदर हो नहीं रहा, लेकिन इस कोकून की स्टेज को, एक इस रेस्टिंग स्टेज को जिसमें वो अपने बॉडी के चारों तरफ कोकून बना लेती है, उसे प्यूपा बोलते हैं, प्यूपा। और इस शेल के अंदर प्यूपा एक एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज होती है और कुछ टाइम बाद जब ये शेल टूट जाता है तो उसमें से एक सुंदर सी बटरफ्लाई बाहर निकलती है। आप इसे पूरा इसकी लाइफ साइकिल को लिखेंगे और साथ में हमने जो इसकी एक पिक्चर देखी, एक डायग्राम देखा है, अगर आप वो बना सके ब्यूटीफुली तो आप वो भी बना सकते हैं। दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। ये एक डायग्राम है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल का। एग्स, कैटरपिलर, प्यूपा एंड बटरफ्लाई। क्वेश्चन नंबर 5, what is the difference between molting and hatching? molting and hatching में क्या डिफरेंस है? आंसर इज molting. Shedding of outer layer or covering is called molting. जब कोई यंग बेबी अपने आउटर लेयर को या अपनी जो बाहर की कवर है
उसे बार बार निकाल देता है, उसे शेड कर देता है, ताकि हर बार वो ग्रो कर सके। उस स्टेज को मॉल्टिंग बोलते हैं। एंड मॉल्टिंग इज रिपीटेड प्रोसेस। मॉल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो बार बार होती है। नाउ हैचिंग, कमिंग आउट ऑफ अ न्यू बेबी फ्रॉम egg shell is called hatching। एक एग शेल में से न्यू बेबी के बाहर आने को हैचिंग बोलते हैं। हैचिंग इज वन टाइम प्रोसेस। हैचिंग किसी भी एनिमल के, किसी भी लिविंग थिंग्स के जो लाइफ साइकिल है उसमें सिर्फ एक बार ही होता है। तो these are the main difference between molting and hatching. Question number 6. Name the animals that show maximum parental care and how they do it. उन एनिमल्स के नाम बताने हैं जो पेरेंटल केयर देते हैं, मतलब अपने बेबीज को केयर करते हैं, और वो ऐसा कैसे करते हैं। आंसर इज ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स शो मैक्सिमम पेरेंटल केयर। ह्यूमन बीइंग्स टेक केयर of their babies or children by taking care of them and by protect them. Parent birds feed their babies and take care of them till they able to fly and take care of themselves. Crocodile guards her babies for several months. Human beings, birds और crocodile अपने बेबीज का, अपने यंग वंस का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, उन्हें पेरेंटल केयर देते हैं। ह्यूमन बींग्स अपने बच्चों की केयर करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। पेरेंट बर्ड्स जो होते हैं वो अपने बेबीज को खाना देते हैं, खाना खिलाते हैं, उनकी केयर करते हैं जब तक कि वो उड़ना ना सीख जाए और वो अपनी केयर करना ना सीख जाए। क्रोकोडाइल, जो मदर क्रोकोडाइल होती है, वो अपने बेबीज को काफी मंथ्स तक ध्यान रखती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये आपका पूरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आपको इसे बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छी तरह से समझना है। हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो मैं आपको दूंगी आपके असाइनमेंट में, और उसके साथ ही उसका सॉल्यूशन होगा। आप उसे करेंगे और मैं जब सॉल्यूशन दूंगी तो आप उसकी स्पेलिंग्स और राइट आंसर अपने जो बुक में आपने फिल किए हैं वो चेक कर लेंगे। आपको जो पोर्शन बुक वाला है उसे बुक में ही फिल करना है। ओके, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।